हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबी स्टडी वर्ल्ड 614 में। तो ये आज प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस के पार्ट 2 है। आप देखिए, प्रैक्टिस सेट का सेट 1 हमने वीडियो डाल दिया है, वो आप नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पे देख लीजिए। और आज इसकी सीरीज़ की संख्या 2 है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो हमारे किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि छिपकली में हमारे लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें अगला हम देखेंगे। अगला, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए बोल रहा है। पहला हम विचार करेंगे। ठीक है, बीज पूटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत होता है। तो सही है ये भी। फिर स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। हाँ, स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित होती हैं। सही बात है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हम इसका देखते हैं, चारों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, पहला। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली हमारी प्रोटीन और लिपिड दोनों की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसमें दोनों दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक, तो इसमें हमारा पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रयास लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं होती हैं। तो ये तो गलत है। माइक्रोप्लान की कोशिकाएं भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। ये भी। विषम सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं किसमें बनती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी तिल्ली में हो जाएगा। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, ऑप्शन नंबर बी। और फिर उसके निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिका का प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो कौन सा असत्य है? ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। ठीक है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और फिर ग्रीन हाउस का प्रभाव है। ग्रीन हाउस का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अगला है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषण वर्षा जल का हिम को प्रदूषित करते हैं? तो कौन सा प्रदूषित करते हैं? तो इसमें हमारा बताइए कौन सा हो जाएगा? तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों हो जाएगा। तो इसमें ये दोनों हो जाए तो ऑप्शन नंबर दोनों इसमें ए में है, तो ये सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, और अगला है, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी होता है? तो कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, हो जाएगा। अब निम्न में से किसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय
हो जाता है। तो किसके घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो आप लोग बताइए, अम्लीय वर्षा किसकी वजह से हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट इसको, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग होता है? तो कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग? टेलीविजन के सेट का भाग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में कर सकते हैं? तो नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग हम विस्फोटक के रूप में करते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हमारा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार OH1 होता है। ठीक है, इसलिए समान है। ठीक है। निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है। तो ऑप्शन नंबर सही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण है। क्या कारण है? तो इसका नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का क्या मान होता है? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या मान होती है। ठीक है। और फिर परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक ने दिया था? किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये हमारा बोहर ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसमें दिया हुआ, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक ने बताया था? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। ये बोहर ने बताया था। ठीक है। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। NH और 2π होता है। ठीक है। और भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो यहाँ पर भारी जल का अणुभार हमारा 20 होता है। ठीक। निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है ये पूछा है। तो अल्फा कणों का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित होते हैं बताइए? तो हमारा एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य समान है। किसका वेग अधिक होगा? तो किसका वेग अधिक होगा? इलेक्ट्रॉनों का वेग अधिक होगा। ठीक है। जे चैडविक ने एक उप परमाणविक कण का आविष्कार किया। उस कण की विशेषता क्या है? उस कण की विशेषता पूछा जा रहा है। तो उस कण की विशेषता ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं होता है। ठीक। परमाणु का आकार कितना होता है? तो परमाणु का आकार 10⁻⁻10 होता है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इसमें से क्या एक उप परमाणविक कण नहीं है? तो कौन सा हमारा नहीं है? न्यूट्रॉन हमारा उप परमाणविक नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो हरगोविंद खुराना को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है। और फिर अगला है,
निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? लेजर का आविष्कार थियोडोर मेमन ने किए थे। ठीक है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो वो चंद्रशेखर किए थे। चंद्रशेखर सीमा के नाम से भी ज्योग्राफी में दिया गया है। ठीक है। और अगला है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1930 में प्राप्त हुआ था। ठीक है। ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। किसकी देन है? तो ये हमारा हो जाएगा M.N. साहा जी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से आ जाएगा। पॉलिटी से तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा शब्द इसमें सम्मिलित नहीं है, आप बताइए। इसको हम बड़ा कर देते हैं। तो हमारा समाजवादी भी है, अखंडता भी है, पंचनिरपेक्ष भी है। ठीक है। अच्छा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। 1, 2, 3 तीनों ही हमारे सही हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी हमारा सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है। उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करती है जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य को जन्म कुंडली कहा है? ठीक है। किसने कहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। KM मुंशी ने कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। क्या घोषित करता है? तो एक संघ के रूप में घोषित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कथन और कारक का है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। तो कहा ही गया है, सही बात बोल रहा है। उसकी व्याख्या क्या करता है? क्योंकि भारतीय संघ इकाइयों से होते हुए समझौतों का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो हमारे दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा है इसमें। तो हमारा संसद विधि गलत बताना है। ठीक है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमा या नामों में हेरफेर कर सकती है। तो ये तो कर सकती है, ये सही है हमारा। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवा संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो ये भी सही है। हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है। इसमें सही नहीं पूछा है, तो वो लग रहा है कि ऑप्शन इसमें नहीं आया हुआ है। तो ये जो हमारा सही नहीं है, तो ये आ जाएगा इसमें कि इसको 368 के कार्यक्षेत्र, ये जो इसका 368 के कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में आएगी। ठीक है, आएगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है? कहाँ से दिनांक रेखा खींची जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी और सी हमारा सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ठीक है, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिथि निर्धारण रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। ठीक है, 12 घंटे का अंतर है। इसका कारण क्या दिया है? क्योंकि तिथि निर्धारण रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। तो देखिए, ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, तो सही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तब तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो भारतीय मानक समय उस समय क्या हो जाएगा? 6:30 बजेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो हमारे बेरिंग जल डमरू जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बहुत नज़दीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। ठीक है, यदि उस जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन प्राप्त करेगा, किस दिन प्राप्त करेगा? ठीक है, तो ये हमारा उसी 10 बजे सोमवार ही होगा। ठीक है, अगला है, किस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? ठीक है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किस रास्ते को उसको मार्ग बनाना चाहिए? तो वो देशांतर को बनाना चाहिए। ठीक है, अगला है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। तो हमारी न्यूनतम दूरी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं होती है, बाकी सब होती है। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा हमारी कहाँ से गुजरती है? तो हमारी भूमध्य रेखा ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया से होकर गुजरती है। बाकी कोलंबिया और इधर ये सब हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगला, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती हैं? ठीक है, तो किस महाद्वीप से हमारे गुजर रही हैं? तो ये अफ्रीका से हमारी तीनों भूमध्य रेखाएं तीनों गुजरती हैं, क्योंकि हमारा अफ्रीका यहाँ पर ऐसे है, तो हमारी तीनों यहाँ से गुजरती हैं। ठीक है, रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, तब भूमध्य रेखा। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो हमारा कौन सा अवस्थित है भूमध्य रेखा पर? तो हमारा ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? बी, यानी कि कोलंबिया है। और हमारा कौन सा एक है? तो केन्या। ये हमारे क्या है? भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि नहीं, 2 और 3। हाँ, 2 और 3 इसमें दिया हुआ है, तो सही हो जाएगा ये हमारा। तो आज इतने हमारे क्वेश्चन थे जो समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, अगला सेशन कल आएगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट 3 आएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं ताकि सबको लाभ मिल सके। और इसमें जो भी आपको नहीं था उसे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी।
ठीक है, धन्यवाद।